नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो पेड क्विज हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के बात ये है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 सितंबर को, ठीक है। जो लोग बोल नहीं पाते तो साइन लैंग्वेज वगैरह यूज़ करके बात करते हैं ना, तो इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। तो मध्य प्रदेश में जो बीना रिफाइनरी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है इनॉग्रेशन किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे 14 सितंबर को। इसमें ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। 24 सितंबर 2023 को बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट देश की पहली मोटो जीपी रेस ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया की मेज़बानी करेगा, जो कहाँ पर स्थित है। तो ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। भारत में पहले ये स्टार्टिंग में जब ये इनॉग्रेट हुआ था तो शायद 1-2 बार यहाँ पे वो फार्मूला 1 रेसिंग हुई थी, लेकिन अभी जो है मोटरसाइकिल वाली जो मोटो जीपी रेस होती है वो पहली बार इंडिया में आयोजित की गई है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसको नौरादेही अभ्यारण्य भी कहा जाता है, किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। तो ये जो है मध्य प्रदेश का ही है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, ठीक। तो इससे पहले यहाँ पे जैसे कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय दुबरी, ठीक है। तो ये 6 थे, तो 7वां ये बन गया है, इसको ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला विकल्प जो है यहाँ पे चुनना है। तो देखिए सतपुड़ा हिल्स में जो है यहाँ पे ये कुछ रेंजेस हैं, ठीक है। तो इनकी लोकेशन मैप पे भी आप एक बार देखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट पूछा गया है ना। तो इसमें वेस्ट में हो जाएगा बड़वानी हिल्स, फिर महादेव, फिर मैकाल। ऑप्शन पहला ही सही है। इसको मैप पे देखिए। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, ठीक है। तो लेह और मनाली जो है हाईवे से संबंधित जो अटल टनल है, तो ये बेसिकली रोहतांग पास के अंडर है। और ये जो रेंजेस है ना हिमालय की, तो ईस्टर्न पीर पांजाल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके जो सुमेलित है उसको चुनना है। तो देखिए नामचा बरवा लिखा हुआ है गढ़वाल हिमालय, तो गढ़वाल हिमालय बेसिकली है उत्तराखंड में, ठीक है। नामचा बरवा की लोकेशन है इसमें नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में मुख्य रूप से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में। तो ये गलत हो गया, ठीक। फिर है नंदा देवी, तो ये कुमाऊं हिमालय, ये ठीक है। और नोकरेक जो है सिक्किम हिमालय लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। नोकरेक की बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये मेघालय प्लेट्यू का भाग है ना, तो ये भी ऑड हो गया। तो सिर्फ दूसरा सही है इसमें, ठीक है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ कब हुआ था, ये बताना है। तो पृथ्वी की सतह पे मुख्य रूप से 2 भाग, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। ज्योग्राफी में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, वहाँ पे ये जो जितने भी पीरियड्स लिखे हुए हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लगभग 140 मिलियन ईयर्स के पहले, ठीक है, लगभग जुरासिक पीरियड जो है, यहाँ पे इसका ये स्प्लिट स्टार्ट हुआ था। इसके संबंध में डिटेल जो है चीज़ें आप पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट रॉक सिस्टम जो हमारा है ये आप छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस सब रीजन के जो क्षेत्र में रॉक सिस्टम पाते हैं, गोंडवाना, ठीक है। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है सबसे ओल्डेस्ट है और मुख्य रूप से जो कोल डिपॉजिट के जो है, या कह सकते हैं कार्बन डिपॉजिट जो है, मुख्य रूप से देखें तो इस रॉक सिस्टम से सबसे ज़्यादा संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। और इसका गोंडवाना नाम भी जो है देखें ना, तो गोंड ट्राइब के हैबिटाट इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से होने के कारण पड़ा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए।
एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य यहाँ पे जो साइट्स लिखी हुई हैं कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इंडस वैली की जो कई सारी साइट्स हैं उसमें कई सारे हमने पहले भी एविडेंसेस के बारे में बात की हुई है। तो धौलावीरा जो है मुख्य रूप से वर्तमान जो हमारा गुजरात स्टेट है ना, यहाँ से संबंधित एक आर्कोलॉजिकल साइट है। तो यहाँ पे है ना कुछ रिमेन्स ऐसे मिले हैं जो शो करते हैं कि एडवांस वाटर मैनेजमेंट जो इस सिविलाइजेशन में पाया गया, ठीक है, ये होता था। इसको ध्यान रखेंगे। आईवीसी साइट्स और वर्तमान का राज्य जहाँ पे इनकी उपस्थिति थी, तो कौन सा उस संबंध में युग्म सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगा के बारे में पहले बात करी है, ये राजस्थान। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वाइल्ड एलिफेंट कह सकते हैं। तो केरला स्टेट में जो हमारा ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, ठीक, या नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, तो ये संबंधित है एशियन ये जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट हमारी जो लिखी जाती थी ये खरोष्ठी है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। और इसके लिए एक दूसरा टर्म जो कई बार पूछ लेते हैं, इंडो बैक्ट्रियन स्क्रिप्ट। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है। एक टर्म जो यहाँ पे चर्चा में है बोधिसत्व, ठीक, इसके बारे में जरा आप डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। हो सके तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है बोधिसत्व की, ठीक है। तो अवलोकितेश्वर जो है यहाँ पे ये बेसिकली जो हमारा महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है उनसे संबंधित एक कह लीजिए बोधिसत्व है। इसको संस्कृत में पद्मपाणि नाम से भी जाना जाता है, वही यहाँ पे पूछा गया था, ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें बोधिसत्व। इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। सोलर ऊर्जा के एक ऑप्टिमम यूज़ के लिए एक समूह जो है ये बनाया गया था, ठीक। सबसे पहले 2015 से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो फॉर्मली जो है इसका जो पहला समिट हुआ वो न्यू दिल्ली में हुआ था मार्च 2018 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। देखिए इसमें इंडिया और फ्रांस जो है ये सब फाउंडिंग मेंबर्स थे जिसने इसकी आईएसए की इस्टेब्लिशमेंट की। और एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो आईएसए का हेड क्वार्टर है, ठीक है, इंडिया में ही है, गुरुग्राम में, हरियाणा, ठीक। और आपको ये बताना है कि राइट नाउ हाउ मेनी मेंबर्स जो है इससे एसोसिएटेड है आईएसए से, ये जरा कमेंट करिएगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया जो है कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो केंद्र जो सरकार है उसकी कार्यकारी शक्तियां भी इन्हीं के अंतर्गत निहित होती हैं, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज की जाती हैं इनके सबऑर्डिनेट जो हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। परंतु जो सारे कार्य एग्जीक्यूटिव के होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो मेंशन है दैट इज इन पार्ट 5 और इसका जो आर्टिकल है 53 सब क्लॉज 1। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान हैं, ठीक है, या प्रदत्त हैं। तो जब जैसे अभी ही मान लेते हैं हम कि सेशन हमारा पार्लियामेंट का नहीं चल रहा है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में किसी अर्जेंट जो है मैटर पे लॉ की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में एक ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि लॉ के बराबर का ही, है ना, प्रभाव रखता है। और उसको नेक्स्ट 6 महीने के अंदर जो है पार्लियामेंट से पास कराना होता है। हालांकि वो तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो गया, ठीक है, परंतु यहाँ पे उस अध्यादेश को जारी करने की जो शक्ति है वो भी भाग 5 के आर्टिकल 123 में है। प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और सेम यही पावर स्टेट के गवर्नर्स के पास भी होती है जब स्टेट लेजिस्लेचर हाउस में नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 213, है ना, भाग 6 में ये दिया हुआ है, उसके अंतर्गत एक गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। एक टर्म है रज्जुक, ठीक है, कौन होते थे ये। तो देखेंगे जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे, कह सकते हैं, ठीक है, जिनका एक डेजिग्नेटेड वर्क क्या होता था, लैंड मेजरमेंट, है ना, मुख्य रूप से जो है उसके इंचार्ज होते थे। और जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं उसको मेंटेन करने का मुख्य रूप से जो टास्क है इनको असाइन किया जाता था। नेक्स्ट है कालसी, इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कालसी बेसिकली एक टाउन है उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है, और यहाँ पे जो अशोकन ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, इनकी उपस्थिति है, तो इस वजह से ये फेमस है। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम।
26 से 27 सितंबर 2023 के मध्य इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार का जो है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये कॉन्क्लेव इंदौर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी को चुनेंगे, इंदौर, मध्य प्रदेश। सितंबर 2023 में ओडिशा की जो राज्य सरकार है, उन्होंने सिडबी के साथ कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप ओडिशा ग्रोथ फंड लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टअप्स के रेफरेंस में ये लॉन्च किया है इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ MSME है ओडिशा गवर्नमेंट ने, ये इनिशिएटिव, और इसमें कुल जो फंड है 100 करोड़ रुपए का है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कितने वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की मान्यता प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये बेसिकली हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, जो ये मेडिकल बॉडीज होती हैं इसके रेफरेंस में। तो इंडिया का जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसको 10 सालों के रिकॉग्नाइज किया गया है ना, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा रिकग्निशन इसमें रहा, तो इंडिया का जो ये NMC है, ठीक है, इन्होंने हाई, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है मेडिकल की, है ना, उसको हाईएस्ट रखा। ठीक है, तो उस रिकग्निशन में यहाँ पे ये मिला है। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में चाहे तो पढ़िएगा। हाल ही में भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है, तो इनको किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये बताना है। ठीक है, तो जो है इस तरह की डेथ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होती हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इस वजह से डेथ वाला सेक्शन भी पढ़ा करिए आप लोग करंट अफेयर्स में। तो इनको मिला है ये पद्म भूषण 2013 में। ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारा क्लासिकल डांसेस हैं उसमें से भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना थी हैं। हाल ही में खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, ताल वोल्केनो जो है ये फिलीपींस। हाल ही में किस कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए मुंबई के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है? ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कई बार एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है, खास करके जैसे ये जिनमें अर्बनाइजेशन वाला सिलेबस भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट स्लम जो है एशिया में कौन सा है, तो धारावी स्लम है मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके डेवलपमेंट के लिए, चूंकि ये बहुत ही छोटा लगभग 1.5 या 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसमें कई लाखों से ज़्यादा लोग जो है उतनी छोटी सी जगह में रहते हैं। ठीक, तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो मुंबई का रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी है, तो जॉइंट वेंचर इसके साथ किया है इसके डेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप ने। ठीक, तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी का अनावरण किया है? ठीक है, तो ऑफिशियल जो ये क्लोथ होते हैं, है ना, खेलने के लिए, तो जैसे भी हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि टाइटल स्पॉन्सर कौन है, ठीक है, और हेड स्पॉन्सर, इस तरह की चीज़ें, तो उसी क्रम में जो कपड़े बनाने के लिए, है ना, कह लीजिए कंपनी फैब्रिक इसका निर्माण करती है, तो जो हमारी मेंस टीम अभी 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेल रही है, इंडियन टीम, तो ये एडिडास कंपनी जो है इससे संबंधित है, तो इन्होंने जो लेटेस्ट जर्सी है उसका अनावरण अभी किया था। ऑप्शन बी को चुनेंगे। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, ठीक है, तो ये शूटिंग का आयोजन ब्राज़ील में आयोजित हुआ रियो में। ठीक है, तो इसमें इंडिया ने कुल 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड एक सिल्वर। हाल ही में कौन सा शहर भारत की एक ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है ना, ऐसा पहला शहर भारत में जो है बना है? कोटा। ठीक है, राजस्थान में। और अगर विश्व की बात करें तो दूसरा है विश्व में, है ना, पहला ये भूटान में थिम्पू, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? ठीक है, टाइटल है बुक का स्पेयर, प्रिंस हैरी। ठीक है, इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन बी को चुनेंगे, इंग्लैंड में। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक, तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट रहा, ठीक, तो यहाँ पे 5 मुख्य रूप से महिलाओं के बारे में आप लोग डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा। मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली, इसके अलावा जैसे तारा रानी श्रीवास्तव और सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये 5
महिलाएं मुख्य रूप से इससे एसोसिएटेड रहीं। शांति घोष का नाम यहाँ पे आउट हो जाएगा। शांति घोष को हम जो है ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घटना हुई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दी गई थी शांति घोष और सुनीति चंदेरी के द्वारा कोलकाता में, ठीक है। तो एक जो मिलिटेंट वाला फैक्शन था, है ना, उससे संबंधित थी, इसमें ये आउट हो जाएगा। तो हालांकि इन चारों के बारे में ही आप लोग पढ़िएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये डी ऑप्शन आउट है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में कथनों पर विचार करके यहाँ पे जो सही हो उसको चुनना है, ठीक। तो देखिए, पहला है सर्वोच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जिसको जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ठीक है। 5 प्रकार की हमारी रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्च्योरारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 32 पढ़िएगा इस रेफरेंस में, और हाई कोर्ट के रेफरेंस में 226 है ना। रेट का कॉन्सेप्ट जो हाई कोर्ट के बारे में है वो 226 में है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। तो ये बात भी हमारी ठीक है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी अन्य कोर्ट को विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन ये पावर जो है डिजिग्नेट या कह लीजिए लेजिस्लेट कर सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में अवेलेबल है। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। इसमें ऑप्शन डी को चुनेंगे। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? तो टप्पा जो है एक अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ सिंगिंग होता है काफ़ी। तो मुगल टाइम में देखेंगे, मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे ये जो है पॉपुलर हुआ काफ़ी। और जैसे ये अवध के रीजन में देखेंगे तो आसिफुद्दौला के जो है कोर्ट में भी काफ़ी एसोसिएटेड रहा टप्पा शैली। 2 सूचियां हैं, उसको सुमेलित करना है, ठीक है। आर्टिकल 324 का संबंध है भारत के इलेक्शन कमीशन से, तो फर्स्ट का 4th हो जाएगा। फिर 315 का संबंध है लोक सेवा आयोग से, 280 का वित्त आयोग और 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो यहाँ ऑप्शन ए में ही देखें, इसका कोड हमें मिल रहा है। भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान किया गया है। तो पहला कथन इसमें हमारा ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसके पास क्वालिफिकेशन हो अपॉइंट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, ठीक है, तो उनको भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्या होते हैं ये? चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं भारत सरकार के और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है तो वो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनका फिक्स नहीं किया गया है टेन्योर, तो इसीलिए इनको जो है रिमूव किया जा सकता है किसी भी समय। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगा। लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया के माध्यम से ही उनको हटाया जा सकता है। तो होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होता है तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है उसके, है ना, एक तरीके से इम्पीचमेंट वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट उनका टेन्योर होता है, तो इसलिए उनको हटाया जा सकता है, ठीक। तो ऑप्शन इसमें सिर्फ पहला ही हमारा जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको जो है ये अक्सर यूपीपीएससी आयोग पूछता है, इवेंट्स के ईयर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो है इसमें देखिए, यहाँ पे मोपला रिबेलियन जो मालाबार कोस्ट पे हुआ बाई एंड ऑफ 1921, ठीक। तो बाकी की घटनाएं तो उससे पहले की है ना, होम रूल लीग, जलियांवाला बाग, ये सब हमने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है। भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये आपको पता होगा, ठीक है। 2 हाउसेज, यानी कि एक विधानसभा और विधान परिषद, जो कि उस स्टेट का अपर हाउस होता है, ठीक। तो देखिए क्या है कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हो गई उस हाउस की अपर लिमिट। और लोअर लिमिट जो फिक्स की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, तो वो है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसमें कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, मिनिमम 40 मेंबर्स से कम नहीं होंगे, ठीक। तो जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के मेंबर्स हैं कितने हैं? वो 100 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे ठीक हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया गया है, तो उस रेफरेंस में देखिए कौन सा कथन सही है। तो एक ऐसी स्थिति जहां पे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, जैसे मान लीजिए अभी हम एग्जांपल देखें 2022 में इलेक्शन हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक, तो अगर वो इलेक्शन प्रोसेस ही है ना, अगर चैलेंज हुआ और उसको वॉइड करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो मान लीजिए कि अब जैसे अभी वर्तमान में जैसे जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक, तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो ऐसी स्थिति इसमें हम अगर ये दोनों स्टेटमेंट को देखें कि ऐसे घोषणा से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों को वैध माना जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर की डेट है, ठीक है, तो 1 अक्टूबर से पहले उन्होंने जितने कार्य किए हैं वो वैलिड होंगे, मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको कैंसिल माना जाएगा। तो ये बात ठीक है ना। इलेक्शन मान लीजिए 1 अक्टूबर को वॉइड हुआ, यानी कि गलत हुआ, शून्य हो गया, ठीक है, तो यानी कि वो इलेक्शन दोबारा से होगा उपराष्ट्रपति का, लेकिन अब तक उस व्यक्ति ने जो कार्य किए हैं वो वैलिड रहेंगे, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक हो गया। सेकंड देखते हैं, ऐसी घोषणा के दिन उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य वैध नहीं माने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मान लीजिए 1 अक्टूबर को जजमेंट आया, बट 1 अक्टूबर के भी जो उनके एक्ट्स हैं वो भी वैलिड रहेंगे। तो इसमें सिर्फ पहला जो है वो ठीक है। हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है? अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है पीसीएस प्रीलिम्स का, उसमें भी ये पूछा गया था। तो ये कश्मीरी स्टैग के नाम से भी इसको जानते हैं, कश्मीर में पाया जाता है मुख्य रूप से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, स्टार्ट से एंड तक। तो यहाँ पे 4 हमारे पास जो इवेंट हैं, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसमें सबसे पहले इन चारों में जो है 9 दिसंबर, ठीक। फिर होता है ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति, उसकी अपॉइंटमेंट। तो ये कब हुआ हमारा जो है, ठीक। फिर है कि भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया। तो प्रियम्बल अगर आपको याद होगा तो वहां पे भी डेट मेंशन है, ठीक है, अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो डेट है 26 नवंबर 1949, ठीक है। और संविधान के पूरी तरीके से प्रारंभ होने की तिथि है 26 जनवरी 1950, ठीक। तो इसमें जो हमारा कोड बनेगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख रहा है 4, 1, 2, 3। वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह ये कौन सा अधिकारी होता था? ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये जो है कह लीजिए रेवेन्यू जो है ना, एकत्र करने वाला अधिकारी, ऑप्शन बी। संविधान का भाग और उसमें संबंधित जो प्रावधान है उसके रेफरेंस में देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्राइब्यूनल्स का पार्ट जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और ये 11th पार्ट में भी नहीं है। ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया, इसका जो है इसमें 14वें पार्ट में, ठीक है, आर्टिकल 323 ए और 323 बी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें 11th पार्ट की, तो ये जो था इसमें संबंधित है हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड, या कह लीजिए सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक, आर्टिकल 243 से 263 तक। बाकी अन्य ऑप्शंस जो हैं ये सब ठीक हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन जो भी होते हैं। 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना की वार्षिक परेड कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो एनुअल परेड जो कह लीजिए इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज करेगी नेक्स्ट ईयर, तो पब्लिक इंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करने के लिए ये आयोजित होगा लखनऊ में। हाल ही में किसने 2023 F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ठीक है, फार्मूला 1 की जो ये गेम्स होते हैं तो उसमें ये जो है फर्स्ट पोजीशन इस बार पाई है यही मैक्स, ऑप्शन सी।
सितंबर 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक परिषद FSSAI ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। और पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि यह मुख्यतः भारत के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, आपको याद होगा 2022 में भी हमने जो है एक आध बार शायद आपको बताया हुआ है। तो 2022 में रिकॉग्नाइज किया गया था हिमालयन याक को, ठीक है, एज अ जो है ये फूड एनिमल। ठीक है, फूड एनिमल्स मतलब ये है कि जो इन पशुओं के मीट है, ठीक है, उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था हिमालयन याक को 2022 में। और अभी रिसेंटली जो है मिथुन को, ये भी उसी कैटेगरी का एक एनिमल है। तो ये मुख्य रूप से देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न भाग में जो है हिमालयन रीजन में पाया जाता है ये भी। तो इसमें जो है ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य की माता अमृतानंदमयी देवी को, ये इनका नाम है, इनको 2023 के वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो एक समूह है बॉस्टन ग्लोबल फोरम करके, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। तो 2023 के एडिशन के लिए ये हमारे इंडिया की केरला स्टेट की एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक है, माता अमृतानंदमयी देवी। तो इनको दिया जाएगा, इसके लिए मतलब चुना गया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के बाहर आधुनिक युग में विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो रिसेंटली जो है ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है न्यू जर्सी में। ऑप्शन बी को चुनेंगे, यूएस के अंदर। ठीक है, जैसे इंडिया में जो ये BAPS समूह के अक्षरधाम मंदिर होते हैं ना, तो अक्षरधाम मंदिर ही है ये, और जो है लार्जेस्ट हो गया है अब ये हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।